नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। गजा में जंग जारी है। जंग तो मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन जंग भी है, क्योंकि आसमान से बम गिराना बड़ा आसान है। जब जमीन पे लड़ाई होती है तो इजराइल को भी काफी परेशानी होती है। कल उन्होंने कहा था कि हमारा एक आर्मी ऑफिसर मारा गया है, और आज उन्होंने फिर कहा है कि उनका एक सार्जेंट मारा गया है। यह मैं आपको बता दूं कि इजराइल लगातार घटाकर अपने नंबर्स बताता है, देरी से रिलीज करता है। यह सब जानते हैं, यह कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है। तो इजराइल के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि जमीन पर इन्वेजन करने की कोशिश हो रही है, जमीन पर अपनी टैंक लेकर बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक जंग इजराइल बुरी तरह से हार चुका है, और उस जंग को कहते हैं नैरेशन की जंग। पिछले 70-80 सालों से इजराइल ने सारी दुनिया को रैंसम पर लिया हुआ था। यानी कोई कुछ बोले, एंटीसेमिटिज्म बोलो और खामोश करा दो। उसको याद दिलाओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले कैसे पूरे यूरोप में हमारा परजिक्यूशन हुआ था, कैसे हिटलर ने और बाकी लोगों ने हमको मारा था। यह सारा कुछ याद दिलाओ और इसका बदला लेते रहो फलस्तीनियों से। मारा हिटलर ने था, मारा गया जर्मनी में था, पोलैंड में मारा गया था और बाकी जगहों पे था, लेकिन बदला लेते रहो फलस्तीन में। और यही वजह है कि 70 साल से पूरा यूरोप इस गिल्ट में था कि अरे अरे इजरायलियों को कुछ मत बोलो, ये बेचारे तो सताए हुए हैं, यहूदी हैं, सताए हुए हैं, वहां पे गए हैं, इनको अपना एक मुल्क मिल गया है, वहां जो चाहे वो करें। 70-80 साल तक यह खेल चलता रहा, और फलस्तीन को, उसके जर्रे जर्रे को, उसकी जमीन को, उसके घरों को, उसके लोगों को लगातार लूटा गया, मारा गया, और वो सब कुछ किया गया जिसका अगर कभी सही इतिहास लिखा गया तो दुनिया पढ़ेगी और थूकेगी। लेकिन इस पूरे पीरियड में मैंने आपको बताया कि लगभग सारी दुनिया फलस्तीन के जख्मों पर खामोश रही। पिछले कुछ दिनों में यह हुआ है, फलस्तीनियों ने बहुत जुल्म झेला है। फलस्तीनियों ने जो झेला है वो किसी को कभी ना झेलना पड़े। दुनिया में जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो उसको भी ना झेलना पड़े, क्योंकि उनके इंसानी हकूक छीने गए हैं। बताने की जरूरत नहीं है, जो तस्वीरें आप देखते हैं। आज सुबह मैं एक तस्वीर देख रहा था और बिल्कुल दिल भर आया कि एक बाप का पैर चला गया है इस सारे तमाशे में। ये जो सारी लगातार बमबारियां हो रही हैं और बेटा किसी तरह से उसको लेकर जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची जो पानी लेकर जा रही थी, उसको मार दिया गया। क्या क्या नहीं हुआ है पिछले 2 साल से, मैं भी लगातार बता ही रहा हूं, दुनिया भर के चैनल्स इसको बता रहे हैं। और ये सारी चीजें जब दुनिया में पहुंची हैं तो आप ये समझिए कि दुनिया का पूरा जो सोच था वो बदल गया है। जो इजराइल का नरेशन था कि वी हैव अ राइट टू डिफेंड, अब सारी दुनिया कह रही है कि बस बहुत हो गया। कल आपने सुना ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने बाकायदा बयान जारी किया। कल ही ईयू की एक मीटिंग हुई, यूरोपीय यूनियन की एक मीटिंग हुई, जिसमें गजा का मुद्दा उठा। 17 लोगों ने समर्थन किया गजा का, फलस्तीन का, और सिर्फ 9 लोग इजराइल के साथ खड़े हुए। और ईयू ने यह फैसला लिया कि हम रिव्यू करेंगे, जो कुछ भी हमारा ट्रेड का इंतजाम है इजराइल के साथ, जो भी हमारा व्यापार है उसको हम रिव्यू करेंगे। हालांकि बराक डेविड, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, जो इजराइल के मामलों पे बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देते हैं, उनका यह कहना है कि पहले सस्पेंशन वर्ड था, यानी यूरोपीय यूनियन इजराइल के साथ अपने सारे कारोबारी रिश्ते खत्म कर रहा था, लेकिन किसी तरह से उसको मना लिया गया इस बात के लिए कि अभी वो फिलहाल रिव्यू करे। और यही वो प्रेशर है, और भी प्रेशर्स हैं, मैं बताऊंगा आगे, लेकिन यही वो प्रेशर है कि कल केवल 5 ट्रक भेजे गए थे, आज 93 यानी कि 93 ट्रक्स भेजे गए हैं। लेकिन आप नीचता की हद देखिए। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, 75-76 दिन से वहां पर कोई इमदाद पहुंची नहीं थी। केवल 5 ट्रक भेजे गए, और आप देखिए वीडियोस आ रहे हैं कि इजराइल के रहने वाले जो हैं, इजराइल के जो नागरिक हैं, वो उन ट्रकों को भी रोक रहे हैं, गजा में नहीं जाने दे रहे हैं। और यही वजह है कि यूएन ने बताया है कि एक भी ट्रक का इमदाद, एक भी ट्रक की मदद लोगों के बीच में बांटी नहीं जा सकी। आप इस नीचता को सोचिए। जंग होती है, सब ठीक है, लेकिन आप इस नीचता को सोचिए कि यूएन कह रहा है कि अगर इमदाद नहीं पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। आप सोचिएगा कितना पत्थर दिल होगा उन लोगों का कि इसके बावजूद जो केवल 5 ट्रक इमदाद भेजी गई थी,
जबकि जरूरत है कि रोज 600 ट्रक 500 ट्रक वहां पे इमदाद जाए। सिर्फ 5 ट्रक भेजी गई थी और उस 5 ट्रक को भी जाने से रोका जा रहा है। आप सोचिएगा कि इस हरकत के लिए कितना कड़ा दिल चाहिए होता होगा, कितनी नफरत चाहिए होती होगी, कितना पत्थर दिल चाहिए होता होगा। इजराइल में एक चैनल पे सवाल पूछा गया कि कितने लोग चाहते हैं गजा के अंदर इमदाद जाए और कितने लोग चाहते हैं नहीं जाए। आधा से ज्यादा इजराइल उठ खड़ा हुआ। 53% लोगों ने कहा कि गजा के अंदर इमदाद नहीं जानी चाहिए। केवल 34% लोगों ने कहा हां जाना चाहिए, जिससे लगता है कि ठीक है 34% वहां पर इंसान रहते हैं। बाकी चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना बेकार है। जो हक के लिए आवाज ही ना उठा सके, जो हां ना बोल सके, उसकी बात क्या की जाए। लेकिन 53% उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग गजा के अंदर इमदाद भेजे जाने की मुखालिफत कर रहे हैं। इजराइल का एक अखबार है हारिज, मैं अक्सर कोट करता हूं, बाकी अखबारों में तो वही छपता है जो सरकारें चाहती हैं, गोदी मीडिया टाइप के हैं। लेकिन हारिज जो है उसने एक खबर छापी है और उसने कहा है कि अगर आप इजरायली ज्यू हैं, यानी इजराइल के यहूदी आप हैं, तो गजा के बच्चों का लहू आपके हाथों पर भी है। जो कुछ गजा में हुआ है, जैसे बच्चे मरे हैं, औरतें मरी हैं, आम शहरी मरे हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उसमें आप भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई मुल्क होता जहां लोग ऐसे होते जिनके सीने में दिल होता, तो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते और कहते हमास से जंग लड़ो, जिससे तुम्हें जंग लड़नी है, जिसके हाथ में हथियार है। छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद करने, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने, आम शहरियों को परेशान करने का क्या मतलब है। और सर्वे बता चुका है कि जो लोग मारे गए हैं उसमें से 80% से ज्यादा नागरिक हैं, आम शहरी हैं, उनका हथियार से कोई लेना देना नहीं था। तो अगर कोई भी ऐसा मुल्क होता जहां ऐसे लोग होते जो इंसान होते, तो वो उठ खड़े होते और कहते कि इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी 53% लोग ये चाहते हैं कि गजा के अंदर इमदाद न पहुंचे। गजा में एक लेडी होस्टेस थी, वो होस्टेस छूट कर आई और छूट कर आने के बाद उन्होंने लगातार नेतन्याहू से सवाल पूछे कि जंग क्यों जारी है, जंग को रोक देना चाहिए और अपने होस्टेजेस को रिहा करना चाहिए। आप जानते हैं इजराइल के लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। उनको इतना मैसेज करना शुरू किया, उनकी इतनी ट्रोलिंग करनी शुरू की, कहा कि इस लड़की को गजा में फेंक देना चाहिए, वो अपने ही लोगों के अपने नहीं हो सकते। जब किसी एक धर्म के खिलाफ, जब किसी एक कौम के खिलाफ नफरत इस लेवल पे पहुंच जाती है तो लोग इंसान नहीं रह जाते। दर्द की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे ही नफरती कीड़ों मकोड़ों को पाला जा रहा है जो अपनी इंसानियत धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, जो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि गजा में बच्चे मर रहे हैं क्योंकि गजा में रहने वाले मुसलमान हैं। जिनके अंदर इतनी नफरत है वो मुल्क क्या बनाएंगे, वो अपने मुल्क को ही तबाह कर लेंगे। इजराइल तबाही के रास्ते पर ही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बुझने से पहले फड़फड़ाता हुआ ये दिया है। अगर यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा ऐसे मुल्क खड़े हो रहे हैं इजराइल के मुखालिफ, हालांकि सवाल तो मैं कल भी पूछ रहा था, परसों भी पूछ रहा था और आज भी पूछूंगा कि अगर इजराइल के आप मुखालिफ थे तो आपने ये सब क्यों होने दिया। जब सारी दुनिया कह रही थी कि रफा के ऊपर हमला हुआ तो तबाही होगी, तब आपने रोक क्यों नहीं लगाई, क्यों रफा पे हमला होने दिया, क्यों हजारों लोगों को आपने मरने दिया। और ब्रिटेन किस बात की बात करेगा। एक तरफ वो बात करता है कि हम फ्री ट्रेड जो है बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ खबर ये आती है कि उसके स्पाई प्लेन्स आज भी उड़ रहे हैं। बहुत सही कहा है ऑक्सफैम ने। ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल एजेंसी है, एनजीओ है। उसने बहुत सही कहा है कि जब तक यूनाइटेड किंगडम हथियार देना बंद नहीं करता है, जंग में सहायता करना बंद नहीं करता है, तब तक ये बातें सिर्फ बकवास हैं और आप भी गजा में जो कुछ हुआ है उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हो। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। बीबीसी के बारे में आप जानते हैं, दुनिया में बड़ा नाम है कि बीबीसी बड़ी सही खबरें देता है। उसके एक पत्रकार हैं गैरी लिनेन। गैरी लिनेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इजराइल की मलामत कर दी और उनको 25-26 साल की अपनी जो नौकरी थी बीबीसी में वो छोड़नी पड़ी। यानी बीबीसी जिसकी इतनी इज्जत है दुनिया में, उसमें नौकरी करते हुए आप इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। आप समझ सकते हैं। एक डी क्लासिफाइड यूके करके वेबसाइट है जो
क्लासिफाइड डिसीजंस होते हैं, गोपनीय जो डिसीजंस होते हैं ब्रिटिश सरकार के, उनको किसी तरह से हासिल करती है और बाहर लेकर आती है। वो ये बताती है कि गार्जियन और बीबीसी, जो दोनों बड़े अखबार माने जाते हैं और बड़े शानदार और दुनिया भर में जिनकी इज्जत है, दोनों के एडिटर्स ने मुलाकात की थी इजराइल के जनरल से। दोनों की पॉलिसीज इजराइल के जनरल बना रहे हैं। कभी आपने सुना है कि उन्होंने फलस्तीनियों से मुलाकात की? छोड़ दो हमास को, चलो। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर से कभी उन्होंने मुलाकात की, जो जाकर वहां पर इलाज कर रहे थे? कल ही मैंने बताया था कि एक ब्रिटिश डॉक्टर जो वहां पर इस समय इलाज कर रही हैं, उन्होंने कहा था कि बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके इलाज के लिए सामान नहीं है, दवाइयां नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। कभी उनसे बात की बीबीसी ने? लेकिन बात किससे करेगा? वो इजराइल के जनरल से बात करेगा। जाहिर है यही वजह है कि इन लोगों ने लगातार 2 साल दुनिया में यह नरेशन बनाने की कोशिश की कि इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन ऐसे ही में शायद हमारे जैसे लोग काम आते हैं। मैं अकेला तो क्या ही कर सकता हूं, लेकिन दुनिया भर में आपके और हमारे जैसे लोगों ने जो फलस्तीन की आवाज उठाई है, वहां के वीडियोस शेयर किए हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, वीडियोस बनाए हैं, उसका नतीजा यह हुआ है कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यूरोप में, यह चार्ट बताता है कि यूरोप के अंदर जो हुक्मरान है वो अभी थोड़ा बहुत हिल रहे हैं, लेकिन जो अवाम है उसका बड़ा हिस्सा इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। अगर केवल यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो केवल 19% लोग ऐसे हैं, 19% लोग ऐसे हैं जो इजराइल के साथ हैं। 60% लोग, आधे से ज्यादा, खिलाफ हो चुके हैं इजराइल के। और यही अवाम का दबाव है जो हुक्मरान को भी अपनी जबान बदलने पर मजबूर कर रहा है। और जो कल तक इजराइल के साथ गलबैयां कर रहे थे, आज इजराइल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कोई ट्रेड सस्पेंशन की बात कर रहा है। और जो एक बड़ी घटना यूके में हुई है वो जानना बहुत जरूरी है। यूके ने सैंक्शन किया है डैनियला वेस को। ये डैनियला वेस, चेहरा देखेंगे तो किसी दादी अम्मा जैसी लगती है, देख के इज्जत पैदा हो, लेकिन इसकी हरकतें सुनेंगे तो नफरत पैदा हो जाएगी। इसको कहा जाता है गॉड मदर ऑफ सेटलर्स। सेटलर कौन? जो फलस्तीनियों की जमीन कब्जा करके वहां पे बसते हैं, और उनकी गॉड मदर है ये डैनियला वेस। ये डैनियला वेस इस बात के लिए जानी जाती है कि लीड करती है उस मूवमेंट को जिस मूवमेंट के तहत फलस्तीनियों की जमीन कब्जा की जाती है और वहां पर इजराइलियों को, इजराइल भी क्या है, दुनिया भर से आए हुए यहूदियों को बसाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम ने इसको सैंक्शन किया है, इसके ऊपर रोक लगा दी है। यह इंग्लैंड में जा नहीं सकती है। इसके अलावा भी इस तरह के जो कुछ सेटलर्स हैं उनको सैंक्शन किया है। सैंक्शन तो इनको पहले भी किया जा चुका है, जो बाइडेन ने किया था, लेकिन ट्रंप ने आने के बाद अमेरिका के सैंक्शन हटा लिए थे। अब ट्रंप के बारे में खबर यह आ रही है, और यह भी खबर जो है बराक ने ही दी है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। इजराइल पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, अमेरिका पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। दवाला में लिखते हैं, एक्सियास में लिखते हैं, और भी कई जगहों पर लिखते हैं। उनकी यह रिपोर्ट है, और जिसको इजराइल के अखबारों ने भी छापा है। वाला में तो जो छपा है वो हिब्रू में छपा है, जो मैं पढ़ नहीं सकता, ट्रांसलेट करके उनका ट्वीट मैंने जरूर पढ़ा। तो उनका यह कहना है कि ट्रंप जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं नेतन्याहू से। ट्रंप मिडिल ईस्ट गए, वहां पर जंग की संभावनाएं काफी हद तक खत्म कराई उन्होंने, पैसे भी अच्छे खासे लेके आए, खूब सारा स्वागत भी हुआ उनका। लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गजा की लड़ाई खत्म हो, और इसके लिए इजराइल के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हैं, नाराज हैं। कल भी यह खबर आई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम जंग नहीं रोकोगे तो वी विल अबैंडन यू। अब कितनी सही कितनी गलत मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह खबरें लगातार आ रही हैं। और यही वजह है कि एक और खबर आई कि नेतन्याहू ने अपने कुछ बातचीत करने वालों को फिर से दोहा में भेज दिया है। हालांकि जो मेन लोग थे उनको वापस बुलाया है। नेतन्याहू फिर कह रहा है कि हमास ना कर रहा है बातचीत के लिए। बहुत सीधी सी बात है कि आपने जो शर्त रखी है कि हमास हथियार सारे रख दे, उस शर्त पर तो हमास कभी नहीं मानेगा। आप ऐसी शर्त रखिए जो माना जा सके, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। अमेरिका के ऊपर है कि प्रेशर देकर बातचीत बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। इंग्लैंड के राष्ट्रपति स्टैमर कह रहे हैं इनटॉलरेबल सिचुएशन है, हम लोग हॉरिफाइड हैं। अरे भाई, सब कुछ हैं तो केवल जबान चलाते रहेंगे?
आपके पास भी आर्मी है, आपके पास भी ताकत है, उसका इस्तेमाल कीजिए और रोकिए इजराइल को। और अगर नहीं रोक सकते हैं तो ये नाटक मत कीजिए। हम भी जानते हैं कि अवाम का जो प्रेशर है उसके चलते आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, जो हुआ है जिसको स्वीकार करना पड़ेगा और जो एक सच है कि नैरेशन की लड़ाई में इजराइल हारा है, इजराइल के बेहद करीबी रहे इन लोगों को भी वो बोलना पड़ रहा है जो महीने भर पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उधर ईरान को लेकर एक खबर आई है, CNN में यह खबर आई है और इस खबर के मुताबिक कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स ने CNN को यह बताया है कि इजराइल अभी भी ईरान के एटॉमिक जो अड्डे हैं उन पर हमला करने का प्लान कर रहा है। अब देखिए, ऐसी खबरें आए तो तुरंत उछल नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल जो न्यूज़ समझते हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझते हैं, वो ठहर के देखते हैं। बहुत संभावना यह है कि यह न्यूज़ जानबूझकर प्लांट कराई गई हो। क्यों प्लांट कराई जाएगी? सारी दुनिया की निगाहें गजा पर हैं, सारी दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं। ब्रिटिश MP, सोचा किसी ने नहीं था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रिटिश MP जो है वो इजराइल को लेकर ऐसी बातें कर रहा है। दुनिया भर में बातें हो रही हैं और उसी बीच में मोशे एल्गिन टाइप के कुछ जानवर हैं, इजरायली इंसान तो कहा नहीं जा सकता है, जो कहते हैं कि एवरी बेबी इन गाजा इज एनमी। गजा के अंदर जितने बच्चे हैं सब दुश्मन हैं, इसलिए सबको मारा जाना सही है। इन सब की वजह से जो सारी दुनिया का ध्यान गया है गजा की तरफ, उस ध्यान को थोड़ी देर तक टालने की कोशिश है। और आज ही यह खबर क्यों आई? क्योंकि परसों विटकाफ कहता है कि 0% हम चाहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान कहता है कि 0% पर तो हम कतई राजी नहीं होंगे, यह हमारी रेड लाइन है। खामनेई का बयान यह आता है कि इस बातचीत से कुछ खास निकलने वाला नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि जब भी बातचीत होती है तो इस तरह की खींचतान होती है और इस खींचतान के बीच एक न्यूज़ प्लान कराया जाता है कि इजराइल अब भी ईरान पर हमला करने वाला है, ताकि हमारे जैसे लोग और दुनिया भर के अखबार जो हैं वो इस खबर की ओर ज्यादा ध्यान दें। ये हेडलाइन बन जाए, ईरान इजराइल में जंग हो ना हो, इसमें अमेरिका फंस जाए और इसमें दुनिया फंस जाए और गजा को फिर उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, ताकि गजा पे वो लगातार अटैक करके और बच्चों को मारता रहे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि भले इजराइल तैयारी कर भी रहा हो, लेकिन जब तक अमेरिका से बातचीत पूरी तरह से टूटती नहीं है वो कोई ऐसा हमला नहीं करेगा। यह हमला करने का मतलब है सीधे सीधे ट्रंप के ऊपर हमला करना, क्योंकि ट्रंप अभी भी कह रहा है कि ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है। तो जब तक पूरी तरह से बातचीत नहीं टूटती है हमला वगैरह हो ही नहीं सकता है। और अगर हमला होता है तो फिर समझिए कि नेतन्याहू पूरी तरह से पागल हो चुका है, जो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि यह न्यूज़ जानबूझकर प्लांट कराई गई है गजा से ध्यान हटाने के लिए। लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय जब दुनिया में नरेशन गजा के पक्ष में है तो हमारे पास जो भी मंच है उसमें गजा के फेवर में बोलें, लगातार लिखें और इस नरेशन को और मजबूत करें, ताकि नेतन्याहू को मजबूर होना पड़े। जितनी भी मेरी ताकत है मैं लगातार गजा के लिए, गजा के लोगों के लिए बोलता रहा हूं। मेरा सीधा सा मानना है कि हमास के साथ आपको जो करना है करिए। हमास खुद तैयार है इस बात के लिए कि अगर दोबारा से रीबिल्डिंग शुरू होती है तो वो जो प्रशासन वहां पर पोस्ट वार बनेगा उसमें शामिल नहीं होगा। उसके साथ लड़ाई कीजिए, उसके हाथ में बंदूक है, आपके हाथ में बंदूक है। लेकिन जो आम शहरी है गजा का, वो इतना झेल चुका है कि आपकी हर हरकत, आज एक और इजरायली एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यह बिल्कुल वार क्राइम जैसा है, आपकी हर हरकत जेनोसाइड है, वार क्राइम है। दुनिया को प्रेशर डालकर इसको रुकवाना चाहिए। इसलिए मैं तो जब तक मेरी आवाज है लगातार बोलता रहूंगा। आप भी बोलते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए, हमारी ताकत बनिए। अगर हमारी और मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आप हमारे 3 रुपए रोज से भी कम पर मेंबर बन सकते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर ही कर ले। सीधी मदद करना चाहें तो भी लिंक दिया गया है। आप सिर्फ पिन कमेंट खोलें या फिर डिस्क्रिप्शन खोलें और जैसे लगे वैसे हमारे साथ खड़े हों। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।